बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग में आपको कुछ चीज़ों पर अपडेट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तज्ज़िया ये है कि मैं देख रहा था इमरान खान साहब के आज भी तकरीबन कोई 14 के करीब केसेस लगे हुए थे मुख्तलिफ़ अदालतों में जिसमें वो पेश हुए हैं। उसके अलावा नैब इस्लामाबाद में अलहदा से पेश हुए हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस में, और उसके बाद उनकी एक प्रोटेक्टिव बेल भी लगी हुई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कुछ केसेस लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल जिसका मैं ज़िक्र आपसे कर रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली उनको वो रिलीफ दिया नहीं, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत सदार लतीफ़ खोसा ने इमरान खान साहब के बिहाफ पे दायर किया। वहाँ पे फिर वो रिलीफ मिल गया। तो पहले तो ख़बर ही आई और चैनल्स ने कुछ ब्रेकिंग बना के भी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देने से इमरान खान को इनकार कर दिया, और एकदम कुछ सनसनी फैली कि हो सकता है इमरान खान साहब ये कोयटा का जो कत्ल का केस है एक वकील का जिसमें उनको नामज़द किया गया है, और वो ताड़र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद फिर वो सारी नामज़दगी और FIR वगैरह सब कुछ हो गया था। तो उसमें पहले एक सनसनी ये फैली आज मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं रिलीफ दिया है तो हो सकता है कि वो उसमें अरेस्ट हो जाएं, लेकिन फिर हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको मिल गई, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की डिविजनल बेंच था, और उन्होंने 14 दिन का उनको हिफाजती ज़मानत दे दिया ताकि इन 14 दिनों में अब वो मुतलका अदालत से रुजू करके ज़मानत की दरख्वास्त कर सकें। अच्छा, जो बात मैं करने लगा था तज्ज़िये से शुरू इम्पॉर्टेंट वो ये थी कि इस केस में आज जब इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश हुए हैं तो अदालत ने इस्तफ़सार किया इमरान खान साहब से और कहा कि खान साहब पेशियाँ भुगत कर थक तो नहीं गए। तो इसका जवाब इमरान खान ने दिया, अभी तो मेरा स्टेमिना शुरू हुआ है। तो मैंने ये जब पढ़ा है, ये रिपोर्ट हुआ है और मैंने ये पढ़ा है, तो मैं ये सोच रहा था कि, और इससे पहले बल्कि मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान के ऊपर तो इस वक्त तकरीबन 150 से ऊपर केस है, और इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी की जो सूरत हाल है वो भी आप लोगों को पता है। बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुके हैं, कुछ छोड़ने के प्रोसेस में हैं, 150 से ऊपर केसेस हैं, 14-14, 20-20 एक दिन में केसेस लगे होते हैं। कुछ पता नहीं कि उन 150 से ऊपर केसेस में से किसी एक केस में कोई ज़मानत अगर उनकी मुस्तरद हो जाए तो वो उसी वक्त फौरी तौर पर अरेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी वो घर से निकलते हैं, जिस दिन उनकी पेशियाँ होती हैं, तो वो जब उस दिन मीडिया टॉक करते हैं तो वो मीडिया टॉक में ये कहते हैं कि सुबह मेरे केसेस लगे हुए हैं और सुबह हो सकता है कि किसी एक केस में अगर मेरी ज़मानत खारिज होती है तो मैं अरेस्ट हो जाऊँ, और उसके बाद वो जो भी उनका सोच है, लाएमल है, वो बयान करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी पर्सनैलिटी है उसमें जो एक बेसिक फंडामेंटल पर्सनालिटी होती है ना, दैट इज़ स्टिल द सेम, और उनका जो मोरल है वो भी आपको वैसे ही दिखता है, और उनकी जो अप्रोच है वो भी वही दिखती है, उनकी जो हिकमत अमली है वो भी वही दिखती है, उनकी जो बातें हैं वो भी वैसी हैं, उसमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि तब्दील ना होना अच्छी बात है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्राइसिस के अंदर बड़े बड़े लोग जो है ना वो डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ बयानात बदल लेते हैं, कुछ मौक़िफ़ बदल लेते हैं, बहुत कुछ लोग बदल लेते हैं, चेहरे बदल लेते हैं, सब कुछ हो जाता है जब क्राइसिस डलती है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई समझता है कि ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है, कोई फ़िल्म चल रही है जिसके अंदर 150 से ऊपर केस हो गया और बस वो हीरो बनना इतना ही आसान है कि हाँ मैं 150 के करीब, मैं 200 के करीब सेंचुरी पे जा रहा हूँ और बड़ी तेज़ी से जा रहा हूँ, तो ये आसान काम नहीं है। ये बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, एंड इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स। तो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो चेहरे के तासुरात होते हैं और उनकी जो गुफ्तगू होती है जो कोर्ट रूम में वो करते हैं और वो सोशल मीडिया पे बाद में रिपोर्ट होती है, उससे पता लगता है कि इमरान खान के आसाब बड़े मजबूत हैं। इसका क्रेडिट इमरान खान को देना बनता है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से निकले, दुबई गए, दुबई में जी अहम मुलाकातें हो रही हैं मियाँ साहब की। उसके बाद आप दुबई से निकले, सऊदी अरब गए जी, सऊदी अरब में अहम मुलाकातें हो रही हैं। दुबई में क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से क्या कहा जा रहा है, ये भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन बहरहाल जो फुटेज आया ना मियाँ नवाज शरीफ का, वहाँ से कोई तस्वीर आ गई, कोई वीडियो आ गई, मियाँ साहब की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके चेहरे के तासुरात देखें, गुफ्तगू तो कोई सामने आई नहीं। तो मियाँ साहब ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज है जैसे कोई हारा हुआ शख्स होता है, बावजूद इसके कि केसेस तो इमरान खान पे हैं,
टफ टाइम तो इमरान खान को मिल रहा है, मियाँ साहब को तो अब रिलीफ मिल रहा है। मियाँ साहब का तो सगा भाई प्राइम मिनिस्टर है, मियाँ साहब के तो अपनी पार्टी की हुकूमत है। मियाँ साहब के बारे में तो उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया दैट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को बनाएंगे। तो एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, और यहाँ पे लेजिस्लेशन करा के उनकी जो ताहयात नाअहली वो ख़त्म कर दी और सियासत में वापसी की राह हमवार हो गई। लेकिन उसके बावजूद, इतने साल लंदन में रहने के बावजूद, दुबई में इतने हाई प्रोफाइल तरीके से विज़िट करने के बावजूद, अहम मुलाकातें रॉयल फैमिली से करने के बावजूद, सऊदी अरेबिया जाने के बावजूद, उनके प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियाँ, उनकी रौनकें, उनकी चीज़ें, सब कुछ आप देखें, उसके बावजूद मियाँ साहब की कभी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करें या उनके चेहरे के तासुरात, अभी भी वो उनको देख के लगता है कि मियाँ साहब दिल में समझते हैं कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। उन्हें नहीं भूल रहे, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। वो जो मेरा प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ था, 3 साल से इलाज करा रहा हूँ लंदन में, अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। तो मियाँ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक लीडर वाली नहीं है, वो एक स्टेट्समैन वाली नहीं है उस तरह से। मतलब कि सब कुछ होते हुए भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे उनके पास कुछ नहीं है। और इस वक्त इमरान खान के पास कुछ ना होते हुए भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि सब कुछ है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। ये आसाब की जो गेम होती है ना पॉलिटिक्स में, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ये जितने आपके नर्व स्ट्रॉन्ग होंगे, आसाब मजबूत होंगे, उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी सामने आती है। और आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपका जो फॉलोवर या आपका जो पैरोकार है वो अपनी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें लेकर आता है, क्योंकि इंस्पिरेशन लेता है ना अपने लीडर से। फॉलोवर और लीडर का यही तो रिश्ता होता है कि लीडर की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो मोराल है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसकी जो हिकमत अमली है, उसका जो विजन है, फॉलोवर उसको फॉलो करता है, उसकी पैरवी करता है। ठीक है, तो इमरान खान साहब इतने टफ सर्कमस्टांसेस के बावजूद बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन है। हालांकि कभी कभी मुझे भी ये महसूस होता है कि बहुत, मतलब कि इमरान खान साहब की जो उम्र है अभी 70 साल की उम्र में इतने केसेस, और फिर आपको पता हो कि आपके साथ ज़्यादती भी हो रही है, और आपको पता हो कि आपको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना, और आपको पता है कि आपको आइसोलेट किया गया है, और आपको पता है कि जी तमाम तर हुकूमती रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ भी है और आगे भी होगा। लेकिन उसके बावजूद आप अपने आसाब पर काबू पाएं, और आप हर बार कह देते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हर बार कह देते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो ये इमरान खान की पर्सनैलिटी है। और दूसरी तरफ नवाज साहब, सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, वो अब राह भी हमवार हो गई सियासत में वापसी की, सगा भाई भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटी के भी प्रोटोकॉल्स हैं, ख़ुद उनके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द वतन वापस आएंगे, और उसके बाद फिर वो जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। रेड कार्पेट की भी बातें हो रही हैं उनके लीडर्स की तरफ से, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है, सेकंड ईयर के, जी मियाँ साहब आएंगे, रेड कार्पेट बिछेगा। अब वो चूरन भी बेचा जा रहा है कि ये शख्स है जिसका नाम मियाँ नवाज शरीफ है, ये जिस दिन वापस आएगा पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे मसाइल का हल करेगा। वो चूरन भी बिकना शुरू। तो मियाँ साहब में वो जज्बा क्यों नहीं नज़र आता, वो पैशन, वो ज़ील, वो मिसिंग है। तो ये सिर्फ एक मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ जो मैंने देखा है, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो स्टेट्समैन होते हैं, जो मुल्कों को लीड करते हैं, जो सियासी जमातों को लीड करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके तासुरात, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़े बयां, सब चीज़ें बड़ा मैटर करता है, और उसके ऊपर बड़ी कमेंट्री होती है और तज्ज़िये होते हैं, और उस हिसाब से फिर उनकी पर्सनालिटी जो है वो लोगों के सामने आती है। तो ये एक कंपैरिजन था। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं आज वो गिरफ़्तार नहीं हुए। जो केसेस थे उनमें उनको वक्ती तौर पर रिलीफ्स मिले हैं, ज़मानतों में तौसी हुई है, और अब मेरे ख़्याल में वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर के सफ़र पर हैं, और वो लाहौर वापस पहुंचेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो एक इस व्लॉग में इम्पॉर्टेंट है, मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये जो दुबई में मियाँ साहब गए हुए थे, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, एजाज़ुल हक साहब उसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। एजाज़ुल हक साहब आपको पता है, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपनी पार्टी बनाई थी मुस्लिम लीग ज़िया, उसके बाद पीटीआई में ज़म होने का ऐलान किया था, उसके बाद दोबारा उन्होंने उससे वो थोड़ा पीछे गए कि नहीं हम ज़म नहीं हुए थे,
उन्होंने कहा जी कि सुना है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है। ये जो दुबई में ये मीटिंग्स हुई हैं ना जी, अब लोग तो ये सोचते हैं कि इन मीटिंग्स में पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस होंगे और हम डिस्कस होंगे, हमारे बच्चे डिस्कस होंगे कि हमें कैसे हमारी पॉलिटिकल एलीट ने मसाइल में से निकालना है, मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन एजाज साहब फरमा रहे हैं, सुना है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है, कुछ घर और कुछ नकद की बात हो रही है। वेरी स्पेसिफिक। ये कौम की खिदमत से पहले अपने बड़ों की खिदमत करेंगे और फिर अपनी, और अगर कुछ दाने बच गए तो अवाम के हवाले, वरना डंडे तो हैं। अच्छा, अब ये जो एजाज साहब कह रहे हैं ना, इनका कहने का मकसद ये है कि दुबई में ये केयर टेकर सेटअप अब जो आना है, इलेक्शंस की तरफ बात जाती है, क्योंकि अब जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अब केयर टेकर सेटअप के लिए बोलियां लग रही हैं, वहाँ पे कुछ नीलामी हो रही है, पाकिस्तान में भी दुबई में भी। तो ये एक हिस्ट्री तो है, और पाकिस्तान में आपको, और अब मैं आपको दूर क्यों लेके जाऊं, छांगा मांगा की मिसाल क्यों दूं। या अभी मेयर कराची का इलेक्शन हुआ है कराची में, और उस पर शेख रशीद का मिला जुला ट्वीट था कि कराची मेयर के इलेक्शन में हाफिज़ नईम के ख़िलाफ़ दुबई में ख़रीदो फ़रोख्त की कैश मंडी लग गई है, कैश ग्रुप जीतेगा, पंजाब में सियासी बंटवारे पर काम शुरू है। और आगे वो दीगर सियासत की बात कर रहे हैं। लेकिन शेख रशीद ने 13 जून 2023 को ये ट्वीट किया था कि कराची मेयर के इलेक्शन में हाफिज़ नईम के ख़िलाफ़ दुबई में ख़रीदो फ़रोख्त की कैश मंडी लग गई है। और फिर वही बात हाफिज़ नईम ने, जब वो इलेक्शन हारे हैं और मुर्तज़ा वहाब जीते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये इसके अंदर पैसे चलें। तो चाहे वो मेयर कराची का इलेक्शन है, चाहे वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बारे में एजाजुल हक साहब कह रहे हैं। और आप सोचें कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो क्या फिर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है। यानी कि 2-3 महीने के लिए जिन लोगों ने आना है, उनका काम तो सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट को चलाना है, यानी कि इलेक्शन करवाना है और घर चले जाना है, और कानून के अंदर उनके इख्तियारात बड़े वो महदूद दर्ज हैं और उससे बाहर वो निकल नहीं सकते हैं। तो ये आप कुछ लोगों को ले आए जो कि मतलब कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, मुतनाज़िया नहीं है, वो बैठें, वो केयर टेकर सेटअप में डे टू डे जो रेगुलर से अफेयर्स होते हैं उसके मुताबिक हुकूमत को चलाएं और घर चले जाएं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए मंडी लगी है, बोलियां हैं, नीलामी हो रही है, तो वो जो बंदा पैसे दे के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अगर ये बात दुरुस्त है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो अपने पैसा जो है क्या प्रॉफिट के साथ उसको रिकवर नहीं करेगा? वो तो रिकवर करेगा, क्योंकि वो तो फिर इन्वेस्टर है। उसकी कोई काबिलियत की बुनियाद पर, या उसकी इंटेग्रिटी या क्रेडिबिलिटी या कैरेक्टर या उसके माजी हिस्ट्री की बुनियाद पर तो उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो उसको बनाया जा रहा है पैसे की बुनियाद पे। और जो पैसा लगाएगा वो क्यों पैसा लगाता है? पैसा सिर्फ वो लगाता है जो कारोबार करता है, और जो कारोबार करता है वो पैसा चैरिटी नहीं करता है, वो पैसा लगाता है मज़ीद उससे पैसा बनाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। और मसला हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे सियासत को भी हमने कारोबार बना दिया हुआ है। इसी वजह से सियासत का जो मकसद है वो फौत हो चुका है, और सियासत कारोबार की तरह होती है। और जब सियासत कारोबार की तरह होती है तो उसमें फिर प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर फोकस है, मुफाद के ऊपर, मुनाफे के ऊपर फोकस है, तो अवाम के मसाइल क्या हल होंगे और वहाँ तक बात कैसे जाएगी? तो ये बड़ी अफसोसनाक एक ख़बर है जो कि एजाजुल हक साहब ने दी है, तो मैंने कहा कि ये भी आपसे शेयर कर लूँ। और आखिरी चीज़ इस वीलॉग में ये कि जो जनाब एक्टिंग सदर मोहतरम सादिक संजरानी साहब ने वो जो नैब तरमीम कर दी हैं, सुभान अल्लाह, तो उन्होंने उसमें एक ये भी किया है कि इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि रिश्वत के जो केसेस होंगे उसमें जो रिश्वत का इल्ज़ाम जिसके ऊपर होगा, वापस बारे सबूत उसके ऊपर डाल दिया। हालांकि पहले उन्होंने बारे सबूत जो हैं वो कर दिए थे प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जो कि क्रिमिनल लॉ का अदरवाइज़ भी यही प्रिंसिपल या यही असूल है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि तमाम तर शकूक व शुबहात से बालतर हो के इस्तगासा ने मुल्ज़िम का गुनाह साबित करना है तो अदालत सज़ा देती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया है दोबारा कि जी मुल्ज़िम बेगुनाही साबित करेगा इस मामले में कि ये रिश्वत के पैसे नहीं, और अगर वो नहीं करेगा
तो नई कामयाबी से कर सकेगा, बारे सबूत उसके ऊपर है, तो ये समझा जाएगा कि उसने रिश्वत ली है, यानी कि ये वापस उन्होंने रिवर्स कर दिया, जो कि बेसिक फंडामेंटल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के ख़िलाफ़ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।